तो आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिस्ट्री बहुत इजी है, समझना बस है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो हम लोग आसान तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं तो वो किस लॉ को फॉलो करेंगे। जैसे सपोज एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है C+D। ठीक है, तो इस साइड जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट। यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसको कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स। और ये जो बन रहा है C&D इसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं प्रोडक्ट। यानी A+B मिलकर C+D प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे फिजिक्स में ये यूनिवर्स ग्रेविटेशन से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ नियम होते हैं, कूलम्ब्स लॉ होता है, तो सब कुछ नियम से चलता है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी सब कुछ नियम से चलता है, बिना नियम का कुछ भी नहीं होता। तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो A एंड B मिलकर C एंड D बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी कुछ लॉज के हिसाब से चलते हैं। अपने आप नहीं हो जाएंगे, क्या होंगे, कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। आज हम उन्हीं सब लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो किस लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास कंजर्व रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है, तो बहुत आसान है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, ये कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो इसमें क्या होगा, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या बात कह रहा है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि जैसे ए है और बी है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, C+D बना रहे हैं। कि कोई कंपाउंड है, ए है कोई बी है, अलग कंपाउंड है, दोनों मिलकर C और D बना रहे हैं। तो कह रहा है कि मास जो है कंजर्व रहेगा, मतलब जितना मास इधर रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास कहां होगा, प्रोडक्ट में होगा। अलग से कुछ मास नहीं आ जाएगा। जो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन सबका कंबाइंड मास प्रोडक्ट के कंबाइंड मास के इक्वल होगा। यानी मान लिया ए का मास क्या है, m है, क्या है, m है, और B का मास क्या है, n है, C का मास क्या है, x है, और D का मास क्या है, y। तो ये लॉ क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, भाई मास न तो बनेगा ना नष्ट होगा, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, तो जितना मास पहले होगा फाइनली भी उतना ही मास होगा। तो पहले कितना मास था, m+n, m+n था पहले मास। रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो यही मास था। अब प्रोडक्ट बन गया तब मास कितना बचा, x+y।
और चूंकि ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, यानी ये दोनों मास क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे, यानी m प्लस एन एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो था नहीं। अब इसी इजी चीज पे हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो समझ में आएगा कि वाकई में इजी था या कुछ मुश्किल था। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ KClO3, KClO3 ये कितना था, 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ KClO3 yields 3.041 ग्राम ऑफ KCl। KClO3 से क्या क्या बन रहा है, KCl बन रहा है एंड O2 बन रहा है। क्या बन रहा है, O2 ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि इसका वेट था 5 ग्राम, ठीक है, और KCl का वेट कितना है, 3.041 ग्राम, इतना ही है। और ऑक्सीजन का वेट नहीं दे रहा है, इसका क्या दे रहा है, वॉल्यूम 1.36 लीटर। ये लीटर में दे रहा है, ये ग्राम में नहीं दे रहा है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, मास की बात कर रहे थे। मास किस में होता है, ग्राम में। हम लोगों ने पढ़ा कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, रिएक्टेंट का मास है 5 ग्राम और प्रोडक्ट का मास क्या है, 3.041 ग्राम और 1.36 लीटर है। अब ये लीटर है यानी इसको हमको ग्राम में बदलना होगा, ये तो समझ में आ रहा है, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फिगर है, ये जो फिगर हमने दिया 5 ग्राम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है विद इन द लिमिट्स ऑफ एरर। एरर कितना हो सकता है, प्लस माइनस 0.4%। ये एरर क्या हुआ, मतलब जब हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे इसको तो एक्यूरेट सब कुछ नहीं आता, जैसा होता है वैसा नहीं आता, कुछ हल्का फुल्का एरर आ जाता है। तो कुछ जो परसेंटेज ऑफ एरर को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अगर इतना के रेंज में एरर आएगा, प्लस माइनस 0.04% के रेंज में अगर एरर आएगा तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यानी कि अगर इधर का मास और इधर के मास में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास में अगर इतने का ही डिफरेंस आए, सिर्फ प्लस माइनस 0.4%, तो हम मान लेंगे कि इस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सॉल्व करने के लिए, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है, इसके लिए हमको क्या जानना है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 ग्राम है। प्रोडक्ट में इसका तो मास पता है, ये 3.041, लेकिन O2 का मास नहीं मालूम है, इसका क्या वॉल्यूम मालूम है। तो हमको पहले क्या करना होगा, इसके मास जानना होगा, O2 का मास कितना है। तो जानने का तरीका क्या है, एसटीपी पर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले रहे हैं तो अगर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम लेते हैं किसी गैस का, ऑफ गैस एंड वेपर्स, अगर गैस और वेपर्स ले रहे हैं, वॉल्यूम है तो डेफिनेटली ये गैस ही, ऑक्सीजन गैस है। तो इसका वेट जो होता है किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। मॉलिक्यूलर वेट
कहाँ स्लिप कर गया, देखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। यानी जो भी गैस होगा, वेपर होगा, उसका 22.4 लीटर उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, इसका वेट क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में O2, O2 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और इसका एटॉमिक वेट 16 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 16 इंटू 2 यानी 32 हो जाएगा। तो यानी कि 22.4 लीटर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर होगा। लिखा है ना 22.4 लीटर होगा तो वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा ग्राम में। यानी ये 22.4 लीटर किसके बराबर होगा, 32 ग्राम के इक्वल होगा। और हम लोगों को क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 1.36 लीटर है। तो 22.4 लीटर में 32 ग्राम, तो देयरफॉर 1.36 लीटर ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना होगा, एक नियम पड़ा है ना, 32 बाई 22.4 इंटू कितना हो जाएगा 1.36, यही होगा ना। इसकी वैल्यू कितना आएगी, कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.94। एक और ले लो 3 ग्राम। यानी हमको ऑक्सीजन का निकल गया वेट, हमको ऑक्सीजन का वेट ही तो निकालना था, इसका वॉल्यूम दे रखा था, हमने वेट निकाल लिया। तो अब हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का कितना वेट है, वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वेट यानी कि किसका किसका वेट, KCl का वेट एंड O2 का वेट। KCl का वेट है 3.041, 3.041 एंड ये ऑक्सीजन का वेट कितना है 1.943। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 4.983। ठीक है, ये आ गया। अब एरर कितना आया, आना कितना चाहिए था, 5 ग्राम आना चाहिए था। तो हम 5 ग्राम आया नहीं, थोड़ा कम आया, तो एरर निकालेंगे। एरर कितना आया 5 माइनस 4.983, ये लगभग कितना हो गया 0.017 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ एरर अगर निकालेंगे तब ये 0.017 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, ये 0 से 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.7 बाई 5। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ये 0.34 का एरर है। कितना है 0.34%। और क्या कह रहा था क्वेश्चन कि ये रेंज में किस रेंज में होना चाहिए, प्लस 0.40, तो 40 से तो कम ही है ना एरर, 0.34 ही एरर आया, 0.34 आया तो हो गया। यानी कि इतना एरर तो चलेगा, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, उसको मान रहा है, उसका पालन कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रॉब्लम में यही घुमा सकता है, कभी वॉल्यूम दे दे, आपको वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बाकी आप अपना खुद से प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट क्लास में हम फिर दूसरा लॉ देखेंगे। आज इतना ही।